1882 का कानून, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में तो आप जानते होंगे, जो आज तक न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। लेकिन 2026 में ऐसा क्या हुआ जिससे ये जो कानून है वो न्यायालय तक पहुंच चुका है। 75 साल बाद मुस्लिम हिबा, हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्टूडेंट्स एक सेक्शन है, सेक्शन 129, जो कि एग्जेम्प्ट करता है मुस्लिम गिफ्ट्स को, मतलब हिबा को, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से। तो इसी चीज को 75 साल बाद चैलेंज किया गया है कि क्या प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना बिना स्टैम्प ड्यूटी को पे करे, क्या ये लीगल मामला है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले में, पिटिशनर की क्या राय है, पिटिशनर ने क्या बोला है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए सेशन के एंड तक। एंड हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम ये भी समझते हैं कि ये पूरा केस क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और इसका लीगल प्रोविजन क्या है, लीगल प्रावधान क्या है, वो क्या कहते हैं। तो चलिए, और स्टूडेंट्स सेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मुस्कान मैम स्टडी IQ जुडिशरी। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए और इन सेशंस की PDF के लिए। और स्टूडेंट, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9667113879। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम हिबा, मुस्लिम गिफ्ट्स न्यूज़ में क्यों है। तो स्टूडेंट्स, कल ही मतलब 12 मार्च को अगर हम बात करें, 12 मार्च 2026, the Supreme Court refused to entertain a writ petition challenging the exemption given to the Muslim gifts hiba from the requirement of mandatory registration under the Transfer of Property Act। तो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिट पिटीशन को खारिज किया गया है, और ये जो रिट पिटीशन है ये मांग कर रही थी कि जो भी सेक्शन 129 में मुस्लिम गिफ्ट्स की बात की गई है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है गिफ्ट की रिक्वायरमेंट से। और जब हम गिफ्ट करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है कि गिफ्ट करते टाइम हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन इस चीज से मुस्लिम गिफ्ट्स को, हिबा को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। तो इसी चीज को चैलेंज किया गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। The bench led by Chief Justice of India Suryakant suggested that the petitioner should instead approach the Law Commission of India। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मामला है ये क्या है, ये संवैधानिक मामला नहीं है। पिटिशनर का कहना था कि ये जो है ये संवैधानिक मामला है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स को तो एग्जेम्पशन है लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स है उनको तो एग्जेम्पशन नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, ये यहाँ पे संवैधानिक प्रोविजन नहीं है, ये मामला है प्रोविजंस में अमेंडमेंट करने का, और वो कौन करता है, वो पार्लियामेंट करता है। तो इसीलिए जो प्रॉपर फोरम है, आपको कहां पे जाना चाहिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दी ये पिटीशन, लेकिन स्टूडेंट सवाल यहां पे बहुत सारे हैं। तो चलिए हम समझते हैं। और यहाँ पे जो केस का नाम है जो आपको यहाँ पे जरूरी है जानना, डेट इज हरिशंकर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का केस है ये स्टूडेंट्स, हरिशंकर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट्स क्या थे, तो सबसे पहले जो पिटिशनर थे वो क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था, ही आर्ग्यूड दैट द एग्जेम्पशन इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका ये क्लियर कट कहना था कि जो आर्टिकल 14 है वो हमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो सेक्शन 129 है वो तो इस प्रोविजन का वॉयलेशन कर रहा है, वो हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रिविलेज है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को है, ये नॉन मुस्लिम्स को तो नहीं है। तो ये यहाँ पे क्लियर कट वॉयलेशन है, पिटिशनर का ये कहना था। लेकिन ही ऑल्सो कंटेंडेड दैट बिकॉज मुस्लिम गिफ्ट्स डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग स्टैम्प ड्यूटी लीडिंग टू अ लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। अब इससे हो क्या रहा है कि जो भी मुस्लिम गिफ्ट्स हो रहे हैं या जो हिबा हो रहा है वहां पे अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो स्टैम्प ड्यूटी को भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पे, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो तभी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है।
अब इससे क्या हो रहा है कि जितने भी हिबा के तौर पर गिफ्ट हो रहे हैं उनमें स्टैंप ड्यूटी पे नहीं हो रही है। इससे ये हो रहा है कि जो हमारा फंड है उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पब्लिक एक्सचेकर को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है स्टैंप ड्यूटी ना भरने से। तो ये पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स थे। अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट नोटेड दैट द लॉ हैज एग्जिस्टेड इन 1882 एंड नाउ यू आर चैलेंजिंग। कोर्ट ने सीधे फटकार मार दी, सीधे फटकार लगाई है कि भाई ये 1882 का लॉ है जो आज तक चैलेंज नहीं किया गया है। क्या आप यहाँ पे 75 साल से सो रहे थे? आपको क्या हानि हो रही है इस प्रोविजन से, आप वो एक्सप्लेन करिए। तो पिटिशनर ने खैर बोला कि यहाँ पे पब्लिक एक्सचेकर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इवन यहाँ पे एक और जज थे, जस्टिस बागची, he also pointed out that while the donor must be Muslim, the beneficiary could be a non-Muslim। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो सेक्शन 129 है ये बात कर रहा है कि भाई डोनर तो मुस्लिम हो सकता है लेकिन जो डोनी है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, बेनिफिशियरी नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉन मुस्लिम्स पर भी एप्लीकेबल है। तो ये कहीं से आर्टिकल 14 का तो वायलेशन हो नहीं रहा है। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करते हुए पिटिशनर को कहां पे जाने के लिए बोला, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाने के लिए बोला। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें समझना ये है कि रूल क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं, क्या सच में इसको चेंज किया जा सकता है, इस पे क्या आगे फर्दर अमेंडमेंट्स होंगे, क्या फर्दर यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रूल के बारे में कि अंडर सेक्शन 122 टू 128 के जो प्रोविजन है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, वो ये कहते हैं कि गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो वो आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। लेकिन अब यहाँ पे एग्जेम्पशन किसको दी गई है, सेक्शन 129। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि ये हमारा बेयर एक्ट है और बेयर एक्ट में सेक्शन 129 जो है वो क्लियर शब्दों में यही बोलता है कि जो भी हमारे ऊपर के रूल्स है, नथिंग इन दिस चैप्टर, नथिंग इन दिस chapter relating to gift of movable property made in contemplation of death or shall be deemed to affect any rule of Muslim law। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुस्लिम लॉ के प्रोविजंस को क्या करे, अफेक्ट करे। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यही चीज सेक्शन 129 भी कह रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर इस्लामिक लॉ, अब हम इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, मुस्लिम लॉ की बात करते हैं कि वहां पे हिबा कैसे होता है। तो वहां पे स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनर, डिक्लेयर करना कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, सफिशिएंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी, ये भी सफिशिएंट है, अगर वो जो डोनी है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, सफिशिएंट है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए साथ साथ। ये तीन चीजें बस है, यहाँ पे कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो इफ दीज 3 कंडीशंस आर मेट द गिफ्ट इज कंप्लीट एंड वैलिड अंडर द मुस्लिम लॉ। अगर बस ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो गिफ्ट वैलिड है। अब अगर इम्पैक्ट क्या है मुस्लिम कम्युनिटी पर इस चीज का, कि रिकॉग्निशन ऑफ ओरल गिफ्ट्स, मुस्लिम्स कैन लीगली ट्रांसफर प्रॉपर्टी वाया हिबा विदाउट अ रिटन रजिस्टर्ड डीड। This preserves a traditional practice where delivery of possession is the primary proof of transfer। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे मुस्लिम्स जो है वो ओरल गिफ्ट कर पाते हैं, बिना रजिस्टर्ड डीड के हिबा कर लेते हैं वो। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है इससे, सिंस रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ वैलिड हिबा, पार्टीज ऑफन अवॉइड द हाई कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। और इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सच में स्टैम्प ड्यूटी तो नहीं, यहाँ पे उनको नहीं पे करना पड़ता है ना। तो ये भी अच्छी चीज है इनके केस में, फाइनेंशियल बेनिफिट है। ईज ऑफ ट्रांसफर, it allow for a simple method of property distribution within the families without the procedural hurdles। और ये चीज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इसीलिए लाई गई है ताकि भाई वो अपनी ही फैमिली में इजीली प्रॉपर्टी को क्या कर सके, गिफ्ट कर सके, इतनी कुछ प्रोसीजर फॉलो ना करनी पड़े। एंड लास्ट इज लीगल वर्नेबिलिटी क्या है, while beneficial for tax saving unregistered oral gifts are more frequently challenged in civil courts regarding their authenticity as there is no government record। अब यहाँ पे जो गिफ्ट्स ओरली होते हैं उनका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो होता नहीं है, वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो वहां पे वो क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे गिफ्ट्स जो होते हैं वो कोर्ट में चैलेंज होते हैं।
क्योंकि उनका वहां पे कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो होता नहीं है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है इस प्रोविजन का जो मुस्लिम्स पे होता है। अब अगर ये प्रोविजन को अमेंड कर दिया गया और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को अप्लाई कर दिया गया मुस्लिम लॉ पर भी, तो ये चीजें, ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, वो नहीं मिल पाएंगे। तो कोर्ट ने यही डिसीजन अभी फिलहाल के लिए दिया है कि भाई पिटीशन को तो खारिज कर दिया गया है और ये बोला है उस पिटिशनर से कि आप यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए, बिकॉज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज द प्रॉपर फोरम टू अमेंड दिस प्रोविजन। ये चीज हमारे हाथ में तो नहीं है और यहाँ पे ये आर्टिकल 14 को कहीं से भी वॉयलेट नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर पर कि ये लॉ अमेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ये सेक्युलर प्रोविजन है? क्या ये रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।